आर द क्लासेस ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ अहमदाबाद के डीसीपी सर है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस तेजस पटेल सर आज इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट, हम इंटरव्यू नहीं बोल सकते सर, हमको गाइड करने आए हैं हमारे बच्चों को कि सर की क्या लाइफ स्टोरी रही, सर ने कैसे स्ट्रगल किया और कितना पढ़ाई किया। तो दिस इज वेरी क्लोज एंड रिलेटेड टू द एजुकेशन आल्सो। सो हम इंटरव्यू नहीं बोल सकते इसको, हम सर का गाइडलाइन हमारे लिए बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम सर का वेलकम करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ टीम आराध्या। एक छोटा सा आपके लिए सबसे पहले तो सर का बहुत ही धन्यवाद करेंगे हम, आप सब बच्चों की तरफ से भी मैं सर को वेलकम और धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप इतना हेक्टिक शेड्यूल है, इतना बड़ा इनका पोस्ट है, इतना बड़ा डेजिग्नेशन है, फिर भी इन्होंने थोड़ा सा वक्त निकाला क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट मैटर था, सिर्फ बच्चों के लिए कि नहीं बच्चे कुछ नया सीखे। तो उसके लिए दिल से फ्रॉम द टीम ऑफ आराध्या सर वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। अब सर कुछ पॉइंट्स देंगे। पहला तो सर कि अभी बच्चे एक्चुअल में जैसे कि 11-12 साइंस है, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो 18 अप नहीं हैं, तो सर उनके लिए पहला तो ट्रैफिक के रिगार्डिंग में आपका क्या कहना है, रोड सेफ्टी के बारे में आपका क्या कहना है, बच्चों को पॉइंट ऑफ व्यू आप दीजिए। रोड सेफ्टी के लिए हमारे देश में मोटर व्हीकल एक्ट का प्रावधान किया गया है। एज पर मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 3, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो अपना व्हीकल चलाने मीन्स लेके नहीं निकल सकते हैं। एज पर सेक्शन 4, दोज हु आर बिलो 18 ईयर्स, यानी जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको लाइसेंस दिया ही नहीं जाएगा। उसमें एक प्रावधान ये किया गया है कि जिन लोगों की उम्र 16 साल से ज़्यादा है, इट इज़ बिटवीन 16 to 18 ईयर्स, तो उनको 50 cc तक का व्हीकल अलाउ किया गया है, उनको लाइसेंस इश्यू किया जा सकता है। तो मेरी यही सभी को प्रार्थना है, सभी बच्चों को विनती है कि कभी भी बिना लाइसेंस के आप अपना व्हीकल लेकर मार्ग पे मत निकले, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको भी हो सकती है। इवन आपकी कोई गलती हो जाए तो सामने वाले की लाइफ भी थ्रेट में आ सकती है। तो कृपया आप अपना व्हीकल विदाउट लाइसेंस तो कभी ही लेके न निकले। साथों साथ MV एक्ट में एक प्रावधान ऐसा है, MV एक्ट सेक्शन 180, कि उनके पेरेंट्स को इसमें फाइन हो सकता है। तो उनके पेरेंट्स को जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये जो शिक्षा के प्रावधान है वो फक्त बच्चों के लिए नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए भी है। तो उनके पेरेंट्स की भी शुभ चिंता के कारण बच्चों को, पेरेंट्स को बिना बताए भी कई बार व्हीकल लेकर निकल जाते हैं, तो उस चीज़ को उनको अटकाना चाहिए। अदरवाइज उनके खिलाफ और उनके पेरेंट्स के खिलाफ भी शिक्षात्मक कार्यवाही की जा सकती है। बच्चों 18 से नीचे होना तो एक्टिवा लेके निकलना नहीं, और इधर क्लासेस में तो आना ही नहीं कि सर एक्टिवा लेके आए, बिल्कुल बंद। इट इज ओनली फॉर यू। आपके सेफ्टी का तो पॉइंट ऑफ व्यू है ही, आपकी वजह से आपके पेरेंट्स का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पनिशमेंट आपके पेरेंट्स को हो सकती है। समझो, जो भी पनिशमेंट फाइनेंशियल है या जो भी लीगल है, और एक्चुअली ऐसे भी देखने जाओ तो आपका ये उम्र ही नहीं है एक्टिवा वगैरह चलाने का यार। बिंदास साइकिल लेके घूमो, मसल्स स्ट्रेंथ, माइंड बिल्डअप, सब कुछ फायदा हम जानते ही है ना, साइकिलिंग से कितना फायदा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग तो साइकिल से ही काम करते हैं, बिल्कुल। समझो, जिनके पास घर में 10-10 गाड़ियां पड़ी है, दे आर रनिंग ऑन द साइकिल सर, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकिलिंग। और आपके पास साइकिल होते हुए भी आप साइकिल नहीं ले रहे हो, इट इज वेरी स्ट्रेंज। तो प्लीज आपको ठीक लगे तो साइकिलिंग का ज्यादा यूज करिए। और मान लो ज्यादा दूर से आ रहे हैं कोचिंग में या क्लासेस में या स्कूल में कहीं भी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, दैट इज वेरी गुड फॉर योर सेफ्टी। वंस यू गेट 18 years then you are free to decide yourself, but before below 18 it is very important to know the laws and to be in discipline. Okay, अब अलकेश सर। अभी सर बच्चों को एक अच्छा सा इंस्पिरेशन मिले कि हाउ टू बिकम एन DCP और हाउ टू रीच दिस पोस्ट, तो उसके लिए सर आपने क्या क्या मतलब कितना स्ट्रगल किया है और आपने कैसे स्टडी किया है कि जिससे बच्चे भी उस हिसाब से स्टडी करें और कुछ अच्छे सिस्टम में आके अच्छी पोस्ट ले सके, तो उसके रिगार्डिंग में सर कुछ प्लीज़। सबसे पहली चीज़ ये है, हमारे देश और इवन गुजरात राज्य में भी सभी पेरेंट्स की इच्छा और आशा ये होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर या फिर डॉक्टर बन जाए। उसमें सबसे बेनिफिट ये है कि अभी तक ये माहौल पाया गया है कि ये अगर कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है तो उसका अच्छे से अच्छा मीन्स कैरियर बन जाता है, उसकी लाइफ बन जाती है,
फाइनेंशियली ही स्ट्रॉन्ग, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब पेरेंट्स की सबसे अच्छी यही एक ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहे, सोशली स्टेबल हो जाए, तो उनको लगता है कि हमारा सब पूरा काम जो करने आए थे दुनिया में वो हो गया है। सेम मेरे फादर मदर भी, मेरे पापा प्रिंसिपल थे, मदर टीचर थी, तो घर में पहले से ही एजुकेशन का माहौल था। उनकी भी यही एक ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा कम से कम सेटल हो जाए। 10th तक मेरा स्कोर भी अच्छा रहा था। 12th में जो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, हर बच्चों को मेरी एक ही बात है कि आप कितना भी पढ़ने में होशियार क्यों न हो, मगर ओवर कॉन्फिडेंस आपकी नैया को कहीं पर भी डुबा दे सकती है। तो सेम मेरे साथ हुआ। लास्ट तक मुझे लगा कि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, इजीली मैं डॉक्टरी या इंजीनियरिंग लाइन तो मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा, मगर 12th का जो मेरा रिजल्ट आया तो वो ख़राब था। मीन्स ख़राब इसलिए था कि मैंने ये 2 गोल मैं नहीं कर पाया, तो अल्टीमेट मुझे फिर जाना पड़ा बीएससी के लिए। फिर मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, मगर एक अंदर से जज्बा था कि मुझे कुछ भी करके स्टेबल होना है, जिससे मुझे सोशली भी स्टेबिलिटी मिले, फाइनेंशियल भी मैं स्टेबल हो जाऊँ। मम्मी पापा की जो इच्छा थी जो मैंने पूरी नहीं कर पाया हूँ, तो उसको मैं पूरी कैसे करूँ। तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जीपीएससी होता है। सेम वे अगर किसी को आईएएस या आईपीएस में जाना है तो उनके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। आए दिन उनकी एग्जामिनेशन रहती है, उसमें आपको अप्रोच करना है। मैंने भी सेम वे, मेरे एक दोस्त था, वो काफ़ी इंटरेस्टेड था कि नहीं आपके पास अच्छा है सब कुछ, तो आप मेहनत कीजिए, और उसने मेरी हेल्प भी की। फॉर्म भी वो फिलअप करके मेरा सबमिट करवाया था। बाद में हम लोगों ने मेहनत चालू की थी, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जीपीएससी सक्सेसफुली मैं पूरे गुजरात में 2nd रैंक आया। वेरी गुड। तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ हुई, और मैं एज अ डायरेक्ट डीवाईएसपी के तौर पे मेरा सिलेक्शन हो गया। मम्मी पापा की एक इच्छा भी पूरी हुई। साथों साथ पब्लिक सर्विस में आने से एक बेनिफिट ये रहता है कि अगर काफ़ी लोगों को आप इफेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल मोटिवेट कर सकते हो, काफ़ी लोग को इफेक्ट भी कर सकते हो। आपके जो भी डिसीजन है तो वो कोई 2 या 5 या 10 आदमी को आप बेनिफिट नहीं दे रहे हो, आप जो भी करोगे तो एक समाज के बड़े वर्ग को आप इफेक्ट कर सकते हो। तो मेरी सभी से यही राय है कि खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। काफ़ी देर तक ये रहता है कि जब आदमी लड़का 10th या 12th या कॉलेज में होता है तो उसको लगता है कि जो नौकरी करता है वो कितना अच्छा आदमी है, उसको 9 बजे के 8 बजे के बाद वो फ्री हो जाता है, तो वो अपनी इच्छा से जीता है। तो काश मैं नौकरी करता हूँ तो ये हो सकता है, मगर जब पढ़ने की बारी आती है तब पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि नौकरी करने के लिए पूरी ज़िंदगी या जो भी जिम्मेदारी है उसके लिए पूरी ज़िंदगी आपके पास पड़ी है। तो जब तक आप कैरियर सेट न कर ले तब तक आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि कुछ भी करके मुझे कैरियर सेट करना है, कोई भी फील्ड में क्यों ना हो। कैरियर ये नहीं है कि खाली डॉक्टर या इंजीनियर है, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन्स मिले जाते हैं, मगर कैरियर एक बार सेट करना है, उसके लिए जो भी आपको मेहनत करनी है उसमें आपको पीछे हट नहीं करनी है। और यही एक तबक्का होता है 10th टू कॉलेज तक का, कि जहाँ पर आप अपना फ्यूचर सेटल कर सकते हैं और आपको पाथ वहीं से मिलेगा। तो उसमें कोई दिक्कत ना रखते हुए पूरी मेहनत करनी चाहिए, और उसमें अपना फोकस गोल सेट करना चाहिए, और उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। और जो भी अपने टीचर्स होते हैं दे आर द आवर गाइडर्स, मीन्स हमारे अच्छे से अच्छे गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करते हैं और उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इवन जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके एक्सपीरियंस भी जानने चाहिए, जिससे हम कहीं पर गलती अगर करना चाहते हो तो वहाँ हम रुक जाए और एक अच्छे वे से हमारी मेहनत को हम निखार सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी बन सकें। ये सर ने जो बताया ये बहुत जानने वाली चीज़ है। सर ने 3 वर्ड पे ज़्यादा फोकस किया। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो सर ने पहले बताया, एक है सोशल स्टेबिलिटी, और कि दूसरों के एक्सपीरियंस से तुरंत सीखे। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेबल मतलब आपके पास सफिशिएंट मनी होना चाहिए ताकि आप आपकी बेसिक नीड्स, आपकी बेसिक डिमांड्स पूरी कर पाओ, और उसके लिए हमको प्रॉपरली कमाना पड़ता है। कमाना इन द सेंस अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा जॉब लो, या अच्छा बिजनेस, जो भी आपका फोकस है, लेकिन हर चीज़ के लिए पढ़ाई इज द मीडियम, वहीं से आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए सर। दूसरा सोशल स्टेबिलिटी बोला सर ने, मतलब सोशल स्टेबिलिटी मतलब आपको सेटल होना है। सेटल होना है मतलब आपका एक सोसाइटी में भी, सोसाइटी इन द सेंस हम जहाँ रहते हैं वो सोसाइटी नहीं, हम पूरे एस्पेक्ट में बता रहे हैं। जैसे अहमदाबाद इज राइट नाउ आवर सोशल लाइफ,
तो अपने सोसाइटी में भी अपना एक स्टेबल इमेज होना चाहिए कि नाउ वी आर सेटल्ड, सो पीपल विल कनेक्ट टू अस मोर एंड मोर। जब तक हम स्टेबल नहीं है, हमसे ज्यादा कनेक्टिविटी भी लोगों की नहीं होती। एंड थर्ड वन इज द फैंटास्टिक सेइंग बाय द सर दैट हमको दूसरों के एक्सपीरियंस से तुरंत लेसन लेना चाहिए। किसी महान इंसान का सेइंग था कि दूसरों की गलतियों से अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करके सीखने जाओगे तो पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी। दूसरों ने क्या गलती की वहीं से तुरंत सीख के अपना शॉर्टकट बना लो। इट इज फैंटास्टिक सेइंग। दूसरे की बच्चे एक्चुअल में क्या होता है कि सर मैंने ये देखा है जनरल बेस में बता रहा हूँ, हम यहाँ पे सारे बच्चे आते हैं 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th साइंस तक के, कॉमर्स तक के बच्चे आते हैं। तो मैंने ये हर एक बच्चे में नोटिस किया सर कि बच्चा 10वीं में मान लो उसके 90% आ जाते हैं ना, मतलब उसको ऐसा लगता है कि अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है, और सीधा कट टू कट उसका 12वीं में आप रिजल्ट देखोगे ना तो 60%, 65%। मतलब ये क्या हुआ, आपने जो पहला बोला था कि ओवर कॉन्फिडेंस सर के साथ ये हुआ ना, सर ने बताया अपनी स्टोरी में। और ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, कुछ बच्चे तो मतलब यहाँ पे आते तो मुझे पता है कि घर में भी मतलब उसी हिसाब से घूमेंगे, पापा आप कुछ बोल नहीं सकते मुझे, अब मेरे 10th में 90% आ गए, अब आप मुझे कुछ बोल नहीं सकते। तो उस हिसाब से 2 साल पेरेंट्स भी बोलते नहीं है कि बच्चा अपने हिसाब से पढ़ रहा है। लास्ट में 12th में रिजल्ट देखा तो बच्चे का कुछ नहीं है। अच्छा, पूरी ये 2 साल में हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं हर बार कि देखो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो पेरेंट्स का ये होता है कि नहीं सर अपने हिसाब से कर लेगा। तो कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती तो पेरेंट्स का भी है। बिल्कुल पेरेंट्स उसे जो 10th में माहौल दिया था वो का वही माहौल 11th 12th साइंस में या कॉमर्स में दे, उसे बड़ा ना बनने दे बच्चे को। बड़ा बच्चा क्या है 90% अब आ गया ना, मतलब अब घर में वो बड़ा बन जाता है कि नहीं चलो अब मेरे से होशियार कोई नहीं है। तो बच्चा फिर ये सारी गलतियां करता है और उसके बाद में क्या होता है, अल्टीमेटली 12th में रिजल्ट डल हो जाता है। फिर जो उसने सपने देखे थे कि भाई 12th साइंस लूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, कॉमर्स लूंगा तो ये सीए करूंगा, वो करूंगा, सारे के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। फिर कुछ ही ऐसे होते हैं जो वापस उठते हैं और कि नहीं चलो भाई उनमें नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। सर हाँ यस सर का मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड नहीं चूज कर पाए तो सर ने डायरेक्ट डीवाईएसपी से ज्वाइन किया। बिल्कुल, तो ये होता है सर, हर एक बच्चा नहीं कर पाता है सर। मान लो और ये छोटी उम्र होती है ना सर 17-16 साल की, उसमें कुछ चीज अपने माइंड में सेट हो जाती है ना और वो फुलफिल नहीं होती ना सर, तो बच्चों को मतलब बहुत चुभन होती है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। फिर उसमें से बाहर आना, दुनिया जितना लूजर नहीं समझती ना बच्चे को, उतना बच्चा अपने आप को लूजर समझने लगता है। बिल्कुल फैंटास्टिक। उसमें से ओवरकम होना मतलब इट्स टू टफ टास्क फॉर द स्टूडेंट्स। और ये 2 साल ये पूरा ये चुभन ना आए लाइफ में, आपके गोल पूरे हो, उसके लिए 2 साल ही पूरे अपने मतलब लाइफ की 2 साल ही मांगती है। 11वीं 12वीं 12th में आपका तगड़ा रिजल्ट आ गया, लेवल वाला रिजल्ट आ गया, मतलब समझ लो आपकी बेड़ा पार है, फिर तो लाइफ सेटल ही सेटल। मेरा सेम एक्सपीरियंस था सर जी, मेरा भी 10th में ऐसा ही कुछ अच्छा स्कोर था, फिर 12th में मेरा भी डल हो गया था। देन आई सेटल माय लाइफ। सर की तरह हमने भी स्ट्रगल किया, बट ये सारी जो लाइफ स्पेंड अपनी गई ना अभी तक की, उसमें से ये बात सीखने को मिली कि 10th तक पढ़ाई करता है तब तक तेरे अंदर एक डर होता है कि नहीं मेरा स्कोर कम होगा, है ना। 10th में जैसे ही तेरा 90 से ज्यादा स्कोर हुआ ना, तेरा डर चला जाता है। फिर तो 11th 12th में ना डबल कॉन्फिडेंस, वो जो डबल कॉन्फिडेंस है ना वही डूबेगा लेके। वो जो 10वीं के अंदर थोड़ा डर था ना, वो डर 12वीं तक रहना चाहिए तेरे को अंदर स्कोर का, कि नहीं मेरा स्कोर कम हो जाएगा। तब तक तू ऑनेस्ट और इनोसेंट है। जैसे तेरी इनोसेंट गई और तुझे लग गया कि तो मैं झंडे गाड़ दूंगा, दैट विल। मैं वही बोल रहा हूँ कि 10वीं तक एक्चुअली में डर नहीं, 10वीं तक तू बच्चा है और वो बच्चा बनाया ना तेरे बचपन का डर है, इनोसेंस 12वीं तक रहना चाहिए। फिर देख कितनी जबरदस्त लाइफ है। 12th तक मुझे नहीं पता है सर कि मैंने कभी 11th में आते ही बड़े बन जाते हैं, शाहरुख खान बन जाते हैं। मुझे पता नहीं सर, ट्रस्ट मी। मैंने 12th साइंस क्लियर किया मेरा, उसके बाद मैंने बीएससी ज्वाइन किया। 12th साइंस तक मैं बापू नगर से बाहर नहीं गया। मैं बापू नगर रहता हूँ, तो बापू नगर से बाहर कभी मैंने कुछ नहीं देखा था कि नहीं मुझे पढ़ना है, फोकस फोकस फोकस। फिर अब ये सिचुएशन है कि मैंने क्या नहीं देखा है, अब बोलिए आप। तो एक तबक्का होता है कि 12वीं साइंस तक आपको फ्रेंड्स बनाना, ये बनाना, वो बनाना, मतलब कहीं पे कुछ भी मतलब तो वो नहीं चलता है। 12th तक तो आपको बच्चे बने रहना पड़ता है और फुल टू फुल कॉन्सेंट्रेट अपने पे करना पड़ता है। सर कितने बच्चे थे, एक छोटी सी स्टोरी सर की बताऊंगा। एक्चुअली मेरे छोटे भाई है सगे, हम बचपन से साथ में रहे, साथ में बड़े हुए, ठीक है, एक ही घर में, तो सब कुछ पता है इनका। ये 12वीं तक इतने बच्चे थे, जाने अनजाने हर किसी की शादी में घुस जाना,
कहीं से भी मंडप के नीचे से भी खा के वापस आ जाना, इतना बचपना 12वीं तक था इनके अंदर। दैट इज व्हाई 12वीं तक इनको कुछ शर्म नहीं था कि मुझे इनवाइट नहीं किया, मुझे जानते नहीं, किसी की भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये सीन था सर, खाने का इतना शौक था मुझे। और ये वो इनोसेंस 12 तक थी इनकी, 12वीं तक उतना इनोसेंट थे कि कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, कहीं से भी घुस जाओ, खाना खा के मस्त बाहर आ जाओ, है ना? यस सर। एक दूसरी चीज मेरे ध्यान में है और जो मैं बताना चाहता हूँ सभी बच्चों को, रिसेंटली ये कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन, एजुकेशन भी सब ऑनलाइन हो चुका है, सभी क्लासेस और स्कूल्स भी ऑनलाइन लेक्चर्स और शेड्यूल सेट कर रही है, सभी बच्चे भी अच्छी तरह अभी ऑनलाइन एजुकेशन के साथ तालमेल हो चुका है। मगर एक प्रिकॉशंस के साथ इसमें तैयारी करनी चाहिए कि वो जो भी तैयारी करे, जो भी पढ़े, इट इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी, हमेशा हमारी अच्छाई बढ़ाने के लिए है, हमारी दिक्कतें कम करने के लिए है। साथों साथ टेक्नोलॉजी एक ब्लेड की तरह होती है जिसकी दूसरी धार हमें नुकसान भी कर सकती है। वेरी गुड। तो एक लेवल से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हम हमारे बेनिफिट्स के लिए करते हैं तब तक अच्छा है, मगर कई बच्चों में मुझे ये ध्यान में भी आया है, कई कंप्लेंट्स भी हम लोगों ने देखी हुई है, काफ़ी गेम्स पे गवर्नमेंट खुद पाबंदी लगा रही है। तो उसका रीज़न एक ही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो पबजी है, फ्री फायर है, काफ़ी ऐसे गेम्स हैं कि बच्चों को मैंने देखा है ग्रुप में, लॉकडाउन के दरमियान हम लोग बंदोबस्त में रहते थे तो हमने देखा है कि लोग अपना टाइम कैसे पास कर रहे हैं, तो वो गेम खेलता करते हैं। तो अभी ये ध्यान में है कि काफ़ी बच्चे, काफ़ी पेरेंट्स की हम लोगों को कंप्लेंट्स भी आती थी कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या गेम खेल रहा है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो मैं सभी बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी एजुकेशन का आप लेक्चर्स देखो, ऑनलाइन पढ़ो, तो उसके एक साथों साथ नोट्स बनाया करो, अपने हाथ से जो नोट्स बनती है उसका रिवीजन करने में ज़्यादा फायदा रहता है। दूसरे का स्पीच, अपने शिक्षक की स्पीच जो है वो आपको एक बार समझ में आ जाए तो फिर अपनी भाषा में अपनी नोट्स तैयार करो और उसको आप रिवीजन करते रहोगे तो आपको एग्जामिनेशन में 101% सक्सेस मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथों साथ मैं अभी आराध्या क्लासेस में ही हूँ, यहाँ पर मेरा बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है। यस। मेरी जॉब तो ट्रांसफरेबल रहती है, हम लोग कभी ये सिटी में है, अनदर कहीं दूर और फैमिली से हो जाते हैं, मगर एक आश्वासन रहता है कि नहीं, यहाँ पर का मैनेजमेंट, यहाँ पे जो शिक्षक है, इवन उनके जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, उनका भी इतना अच्छा नेचर का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि वो लोग खूब मेहनत करते हैं बच्चे के पीछे। इवन मैं कभी कभी मैंने देखा है कि मेरा बच्चा एक एक क्वेश्चन के लिए उनके टीचर्स के साथ डिस्कस करता है, या फिर उसको मार्क्स कम मिले तो क्यों कम मिले हैं, या मार्क्स क्यों बढ़ गए तो कैसे बढ़े हुए। तो पूरा एक माहौल ऐसा है कि कोई बच्चा अपना कोई भी प्रॉब्लम है वो अपने सपोर्टिंग स्टाफ, इवन टीचर के साथ भी वो डिस्कस कर सकता है एट एनी टाइम वो डिस्कसन कर सकते हैं। तो रात को 12 बजे कॉल करते हैं बच्चे को मैं कि टास्क पूरा हुआ कि नहीं हुआ। 10th और 12th वाले बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा मैं लगा रहता हूँ पीछे, मैं लगा रहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जनरली हर साल भी लगा रहता हूँ, मैं भी लगता हूँ ना भाई, आराध्य क्लासेस लगा रहता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जनरली ये सिस्टम होता है, मार्केट में ये सिस्टम चलता होता है सर कि भाई जनवरी तक सिलेबस फिनिश्ड हुआ, चलो भाई बच्चे को फ्री कर दो, बच्चा अपने हिसाब से पढ़ेगा। एक्चुअली में ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जनवरी में टास्क आपका सिलेबस फिनिश्ड हुआ ना, उसके बाद ही तो टीचर का काम है, मेन काम जो टीचर का उसके बाद है। दैट इज द पॉइंट सर। आपकी बात काटूंगा 1 मिनट, मैं भरा पड़ा हूं यहां तक इस पॉइंट पे। ज्यादातर ये 1.5 साढ़े बच्चे होते हैं ना, 1.5 साढ़े बच्चे और 1.5 साढ़े सॉरी बट पेरेंट्स भी कुछ होते हैं कि सर जनवरी में सिलेबस खत्म कर दो, मार्च में बोर्ड के एग्जाम से बच्चे को फ्री कर दो, घर पे पढ़ेगा। ये क्या तरीका है? नहीं पढ़ता, कैसे पढ़ेगा? अरे जनवरी में सिलेबस खत्म हुआ, फिर 2 महीने में क्या स्ट्रेटेजी है, कितना स्कोरिंग है, उसके लिए तो खास टीचर चाहिए। जो टीचर का काम जनवरी तक हो पाया है, एक्चुअली वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा, एक्चुअली उसका प्रिपरेशन, पॉलिसी, मैनेजमेंट प्लान की अब कैसे स्कोर करना है, उसके लिए 2 महीना और चाहिए भाई। तो हम तो बोर्ड के एग्जाम्स के 10 दिन पहले या 7 दिन पहले तक बच्चे को छोड़ते नहीं है। और इस बात को लेके बहुत से पेरेंट्स आते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है
कि क्यों भाई छोड़ना है? आपने जब फीस पूरा भरा है तो पूरा साल पढ़ने दो बच्चे को, क्यों उसको जनवरी में बंद करवा रहे हो कि भाई अब घर पे पढ़ेगा? किस कैसे पढ़े लेगा घर पे? देखिए चलो बहुत टैलेंटेड है आपका बच्चा, तो आपका बच्चा लर्निंग अच्छा कर लेगा, घर पे याद कर लेगा, रट्टा मार लेगा, समझ लेगा। वो स्ट्रेटेजी, वी आर द कोच, हम उसके कोच हैं, हम उसको लास्ट बॉल तक स्ट्रेटेजी देंगे कि बेटा ये बॉल ऐसे फेंकना है, ये शॉट को ऐसे खेलना है। और हमारा इंटरेस्ट है, हम करना चाहते हैं काम, तो क्यों बच्चों को जनवरी में आप बंद कर देते हो जबकि फीस आप पूरा भर रहे हो? तो क्या दिक्कत है? एक्चुअल में क्या होता है सर, ये बहुत सीरियस पॉइंट है, तो थोड़ा हो जाता है। नहीं ऐसा है कि और हम यहाँ पे बच्चों का टाइम नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन बच्चा लास्ट तक हमारे टच में रहना चाहिए। ही मस्ट कम्युनिकेट, और ही और शी मस्ट कम्युनिकेट विद अस। तो हम अपना एक्सपीरियंस जोड़ेंगे उनके सिंपल पीछे। स्ट्रेटेजी सर कि जैसे कि मेरा फंडा ये है पहले से ही कि मैं बच्चे का एक टाइम पढ़ने का फिक्स करता हूँ कि इस टाइम पे तुझे पढ़ना ही पढ़ना है, इस टाइम पे तुझे पढ़ना ही पढ़ना है, और उस टाइम में आपके ऊपर कॉल आएगा और यदि तू पढ़ता हुआ नहीं मिला तो तू गया है। तो हम मान लो कि बच्चे को टास्क दिया है रात को 1 बजे तक पढ़ना, तो रात को 1 बजे तक मैं खुद दोनों ऑफ आर क्लासेस, मैं खुद रात को 12:30 बजे कॉल करता हूँ बच्चे को, बोल बेटा क्या कर रहा है, चल पेरेंट्स से बात करवा, मेरी जग रहा है कि नहीं जग रहा है, अच्छा मैंने वो काम दिया था वो हुआ कि नहीं हुआ तेरा, मुझे बोल, और मुझे फोटो खींच के भेज व्हाट्सएप पे या तो वीडियो कॉलिंग कर। तो उस हिसाब से बच्चों को ट्रीट करना पड़ता है सर। तो जो बच्चा 90% लाने वाला था, ये हर साल का एक्सपीरियंस मेरा, वो बच्चे 95 या 96 तक पहुंच जाते हैं, और जो बच्चे 80 वाले थे सर वो 87 88 परसेंटेज लेके आए। तो मेरे प्रेशर से इतना काम इंडिकेट किया है, दैट इज आल्सो कंसीडरेबल, इट अ वेरी हाई रिस्पेक्ट, विद हाई रिस्पेक्ट इट इज कंसीडरेबल। सर ने बोला कि जो टेक्नोलॉजी है ना, वो 2 धार होती है उसकी। एक धार हमको बहुत फायदा देती है, हमारा सारा काम इजी कर देती है, लेकिन उसका जो दूसरा धार होता है, इट इज लाइक अ शार्पन ब्लेड। और ये जो गेम्स के चक्कर में पड़ गए बच्चे, तो रिजल्ट भी देख भाई, बहुत ऑनेस्ट बात बोलूं सर, मैं बताना चाहूंगा, गेम्स खेलने की बुरी लत मुझे भी है, मान ले। मैं भी जब फोन हाथ में लेता हूँ ना, तो एक्चुअली फोन खोला होता है मेरे नोट्स देखने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ गया, हाँ गेम अच्छा है, देखा गेम मजा आ रहा है, स्टार्ट करूं? नहीं, मेरे पास टेक्निक है, मैं तुरंत फोन को बंद किया, रख दिया, किसी और से बात करने लग जाता हूँ, गया। ये जो गेम खेलने का आपके अंदर जो उबाल आता है ना, वो सेकंड्स का होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। वो 2-5 सेकंड आपने अपने आप को होल्ड कर लिया, फोन साइड में रख दिया, किसी और से बात करने लग जाओ, किसी और जगह इन्वॉल्व हो जाओ, पानी पीने चले जाओ, फिर आपको याद ही नहीं आएगा। वो उबाल इतना इंस्टेंटेनियस होता है, बबल की तरह होता है। वो 5 मिनट आता है, 5 सेकंड आता है, आपको गेम खेलने के लिए इंस्पायर करता है। आप नहीं खेला तो ब्रस्ट हो गया, फिर आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो गेम खेल बढ़िया चीज है, हर कोई अट्रैक्ट होता है उससे। पिक्चर देखना, गेम्स देखना, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन है, तो हमको ये इच्छाएं होगी। लेकिन उसी टाइम फोन को साइड में फेंक देना, फेंक देना मतलब रख देना, हाँ ना, नए फोन का जुगाड़ कहाँ से हुआ? रख देना, और कहीं और अपना ध्यान तुरंत लगा दे। 10 सेकंड के लिए कंट्रोल कर ले, दोस्त तेरा गेम का आदत चला जाएगा, गारंटी है। इससे भी अपना साइकोलॉजी है, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहा था कि ये 2 साल मतलब आपके बोर्ड के साल होते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं 2-3 साल है, उसी में आपको लेवल से काम करना है और आपका बेस्ट देना है, दैट्स इट। उसके बाद आपकी लाइफ सेट ही है। 12वीं के बाद अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगी तो ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट आते हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज आपको जॉब के लिए ऑफर्स करती हैं। सो यस, 10th 11th 12th ये 3 साल आपके अच्छे वाले साल हैं, और फिर आराध्य आपके साथ है ही तो कोई इशू नहीं है ना। सो सर का सन भी यहाँ पे स्टडी कर रहा है, तो सर ने भी बताया उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आई होप कि आप सबका भी एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो तो अपने पर्सनल वीडियोस बना के भेजो। पेरेंट्स, रिक्वेस्टेड टू ऑल पेरेंट्स, अपने पर्सनल वीडियोस बना के भेजिए आप, हम उसको हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे। और आपके एक्सपीरियंस अच्छे हैं, खराब है, जो भी है, वी विल पब्लिक इट एंड वी विल लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंसेस। हम हर बार बोलते हैं कि कमेंट सेक्शन में भी सिर्फ तारीफें मत करो, हमारे वीक पॉइंट्स भी बताओ हमको, ताकि हम बेस्ट बनना चाहते हैं। हम जब तक अपनी वीकनेस को नहीं जानेंगे, हम बेस्ट कैसे बनेंगे? तो सिर्फ तारीफों से ही बात नहीं है, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है आराध्य के साथ, प्लीज सेंड योर स्मॉल वीडियोस, वी विल लुक इनटू इट एंड वी विल ट्राई टू अपलोड ऑल दीज वीडियोस, है ना। अब सर अपना कुछ एक्सपीरियंस देना चाहेंगे? बस सर बोलिए आप कुछ और बच्चों के लिए। सर ने बहुत कीमती समय निकाला है, तो एक बार फिर से सर को तो धन्यवाद बनता ही बनता है। सर थैंक यू वेरी मच। आप इतना हाई डेजिग्नेशन होते हुए भी आपका इतना बिजी शेड्यूल, पूरे अहमदाबाद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर का, ट्रैफिक का, और फिर भी सर ने हमको जो टाइम दिया है, एक्चुअली ऐसा नहीं कि हमारे पर्सनल रिलेशन से टाइम दिया सर ने, हमारा सर के साथ इतना डीप रिलेशंस नहीं है, सिर्फ सर का सन यहाँ पे पड़ता है। और सर एक्चुअली सर का ये नेचर ही सिंपलिसिटी वाला है। मैंने सर से 2 विजिट की है सर के साथ, वो वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ। जैसे हमने बोला ना कि सर बच्चों के लिए ऐसा कुछ है, ही इंस्टेंटेनियसली
agreed with us कि yes I will come to interview. for So students he is a very simple personality and we hope कि हम भी सर की तरह simple personality बने. मुझे थोड़ा ये बिल्कुल बिल्कुल talkative I am और सर बहुत silent है. खुद का अलग ही सबका नेचर होता है, लेकिन सर थैंक यू वेरी मच, आप आराध्य में आए और बच्चों को गाइड किया, उसके लिए बच्चों की तरफ से और आराध्य क्लासेस की तरफ से फिर से एक बार थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.